आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार, नमस्कार। मैं सोमनाथ मिश्र टॉक शो विद सोम में आप सभी का स्वागत करता हूं। टॉक शो विद सोम का विजन आप सभी को पता है। हम युवाओं के लिए प्रत्येक क्षेत्र के जो अनुभवी लोग हैं उनको बुलाते हैं और उनके अनुभव को साझा करते हैं। जैसा कि आपको पता है, आज इंडिपेंडेंस डे का दिन है। तो इस क्रम में जो आज हमारे अतिथि हैं, वो मेजर जनरल के पोस्ट पे रह चुके हैं। इसी वर्ष वो सेवानिवृत्त हुए हैं। सर 1984 में असम रेजिमेंट में अपनी स्टार्टिंग की थी पहली बार। उसके बाद सर दूसरी पीढ़ी के भारतीय सेना अधिकारी हैं। सर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़कवासला पुणे और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के छात्र रह चुके हैं। सर के पास 36 वर्षों का एक भारतीय सेना में अधिकारी के रूप में अनुभव है। सर जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्व क्षेत्र में उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र, रेगिस्तान, जंगलों, पहाड़ों और आतंकवाद विरोधी अभियानों में सभी प्रकार के इलाकों में व्यापक परिचालन कर चुके हैं। इनके पास इन सभी चीजों का अनुभव है। सर चेन्नई में जो लेडी लोग की पहली बैच हुई थी, जो फौज में महिलाओं के पहले बैच के इंस्ट्रक्टर रह चुके हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि ये है सर की। सर जो संयुक्त राष्ट्र में 4 वर्षों से अधिक समय का सेवा किया, मोजाम्बिक में 1 साल के लिए 1993 से 1994 तक और 3 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएस में 2000 से 2003 तक रह चुके हैं। जो 9/11 जो हुआ था, उस दौरान सर न्यूयॉर्क शहर में ही सेवा कर रहे थे। तो सर ने वो अपनी आंखों से जो वो करुणामय दृश्य था, सर ने देखा था। कारगिल युद्ध में जो ऑपरेशन के पहले दिन से कारगिल सैन्य संचालन महानिदेशालय में कारगिल समीक्षा समिति रोप के अंतिम दिन तक जो रिपोर्ट तैयार हुई थी, उसके अंतिम दिनों तक सर एक सक्रिय अधिकारी के रूप में शामिल रहे। 2007 में जो सैन्य विश्व खेल जो हुआ था हैदराबाद में, उसमें सर एक बहुत ही उम्दा रूप से लोगों को ला रहे थे, उसको मैनेज कर रहे थे। सर को बहुत सारे अवार्ड्स जो सेनाध्यक्ष 4 सेनाध्यक्षों के प्रशस्ति प्रमाण पत्र मिल चुके हैं। जो कमांड और स्टाफ की नियुक्तियां होती हैं विभिन्न जगहों पे विभिन्न टीम में, इसकी नियुक्तियां सर कर चुके हैं। सर के पास अनुभव है। और जैसा कि मैंने कहा, इसी वर्ष 28 फरवरी 2021 को सर सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तो आइए स्वागत करते हैं मेजर जनरल प्रभदीप सिंह बहल सर का। सर स्वागत है आपका टॉक शो विद सोम में। थैंक यू। इनफैक्ट आज मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे 15 अगस्त के दिन इस अवसर दिया है और आज अपने भारत के युवाओं के साथ बात करने का और उन्हें अपना अनुभव जितना भी मुझे हुआ है उसको अपने एक्सपीरियंस को बताने का। सो आई कंसिडर माई सेल्फ बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मैं आपके शो पर आया हूँ और थैंक यू वेरी मच। सर ये हमारे लिए टॉक शो विद सोम के लिए बहुत ही विशिष्ट दिन है कि आप जैसे अनुभवी व्यक्ति, जो जितने भी कह लो 9/11 घटना हुई या कारगिल युद्ध हुआ या पहली बार महिलाओं की जो बैच में एंट्री, सभी में आप इन्वॉल्व थे। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप जैसे महान हस्ती जो है वो हमारे शो में आए और अपना अनुभव शेयर करेंगे हमारे युवाओं के साथ। तो सर सबसे पहले तो ये है कि इंडिपेंडेंस डे की आपको बहुत सारे बधाइयाँ समस्त देशवासियों के साथ। और आपने ये शुरुआत कैसे किया, मतलब आपने जब स्टार्टिंग किया, क्योंकि आप सेकेंड जनरेशन दूसरी पीढ़ी के अधिकारी रह चुके हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। पहली बात तो मैं, जैसे कि हर एक युवा होता है, एक स्टूडेंट होता है, वो एस्पायर करता है कि मैं कुछ ना कुछ करूं। तो शुरू में हमारे टाइम में भी इंजीनियर बनना और यहाँ एक डॉक्टर बनना एक बड़ी बात होती है, मगर हमेशा वो प्रेशर रहता है इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो। तो मैं भी एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एंट्री ले चुका था। साथ ही साथ एनडीए की ड्रीम जो है वो हमेशा रही, क्योंकि हमारे फादर जो है वो भी एक्स एनडीए थे, वो भी नेशनल डिफेंस एकेडमी के ग्रेजुएट थे। वो 5th कोर्स के हैं और 1954 में वो पास आउट हुए थे।
तो उनकी भी एक वो तमन्ना थी कि दोनों बेटों में से कम एक बेटा तो जो है वो फौज में जाए। वो बात अलग है कि हम दोनों फौज में बाद में आ गए। वो इंजीनियरिंग करके आया और मैं इंजीनियरिंग कॉलेज छोड़ के एनडीए चला गया। सो ऐसे ही जैसे हर एक की ड्रीम होती है कुछ ना कुछ अच्छा करने की, प्रूफ करने की, और अपनी सेकंड जनरेशन, अपने जनरेशन का जो प्रोफेशन है उसको आगे बढ़ाने की। तो इसी ऐसे ही गॉड वाज काइंड, इम्तिहान पास हो गया और एसएसबी भी पास हो गया और मेडिकली भी फिट हो गया और मैं एनडीए चला गया। और नहीं तो मैं अभी कोई एक टेक्सटाइल इंजीनियर होता, क्योंकि टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कर रहा था। जी। तो सर आज के युवा जो आते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मतलब 1984 में मुझे नहीं पता कितने ऑप्शंस थे आपके उस फील्ड में, क्योंकि उस समय आसान था जॉब मिलना। से मैं सुनता हूँ क्योंकि मेरा जन्म 1983 का है, तो मैं तो भाई 1 वर्षों का था उस समय जब आपने जॉब शुरू किया, कि आसानी से लोगों को मिल जाते थे और फिजिकली फिट हो तो उनको जॉब हो जाते थे। आज के डेट में बहुत कंपटीशन है, हमारे युवा बहुत ही टैलेंटेड भी हैं। तो जो एनडीए करके हुआ या फिर और भी हैं जो फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, तो इसमें लोगों के लिए क्या बेसिक चीजें क्या होनी चाहिए? आपने तो ट्रेनिंग भी दी है महिलाओं के लिए, तो आप क्या चीजें बोलते हैं जो मेन चीजें हैं जिसकी तैयारी होनी ही चाहिए युवाओं के अंदर? देखो, सबसे पहले कोई भी फोर्सेस में आने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है फिजिकल फिटनेस की। अगर इंसान फिजिकली फिट नहीं है तो उसे फौज की तरफ ध्यान देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि लाइफ जो है आसान नहीं, ट्रेनिंग आसान नहीं होती है। ट्रेनिंग के बाद भी दूर से अच्छा लगता है, यूनिफॉर्म पहनी, सब कुछ, मगर जो ट्रेनिंग और ट्रेनिंग के बाद का जो काम है वो काफी कठिन होता है। तो फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है। तो एनीबॉडी जो सोचता है, जो भी युवा सोचता है कि मैं फौज की तरफ ध्यान दूं या पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए ध्यान दूं, किसी भी रैंक पे, ऑफिसर रैंक हो या जवान रैंक हो, या आना चाहे, उसे फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है, खास करके ऑफिसर के लिए। एक जो ऑफिसर फिजिकली फिट होगा तो वो अपने जवानों को मोटिवेट कर पाएगा। अगर वो फिट होगा तो वो अपने जवानों की इज्जत पाएगा। जवान अपने अफसरों के ऊपर देखते हैं, बहुत हाई पेडेस्टल पे रखते हैं, हाई प्लेटफॉर्म पे रखते हैं। तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारा लीडर है वो हमारे से तगड़ा हो, या एटलीस्ट हमारे साथ का तो हो। तो फिजिकल फिटनेस है। सेकंड, ये गलत फहमी हमारे सब में है कि फौज में जाते हैं पढ़ाई बंद हो जाती है। मैंने जितनी पढ़ाई फौज में आने के बाद में की है, अगर मैंने पहले की होती तो शायद मैं आईएएस, आईएफएस या कहीं और पहुंचा होता, आईआईटी में होता। मगर कहने का मतलब ये है कि फौज में आने के बाद बहुत पढ़ाई होती है। तो पढ़ाई का जो सिलसिला है वो खत्म नहीं होता। सो फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल एटीट्यूड टुवर्ड्स प्रोफेशन, दो चीजें, जॉब करना और एक प्रोफेशनल होना। नौकरी तो कहीं भी मिल जाएगी, सुबह जाओगे 9 बजे जाओगे, 5 बजे आओगे, तनख्वाह खाओगे। मगर एक प्रोफेशनल आदमी होने के लिए आपको सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान देना पड़ता है। फिजिकल फिटनेस हो, अपना टर्न आउट हो, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, अपनी नॉलेज हो, अपने प्रोफेशन के बारे में नॉलेज हो, तो ये सब चीजें ध्यान देनी पड़ेगी। एग्जाम देने के लिए रोजाना जनरल नॉलेज की पढ़ाई करनी बहुत जरूरी है। अगर खाली इम्तिहान के लिए पढ़ोगे तो शायद कठिन हो जाएगा, क्योंकि इम्तिहान में इतना पढ़ा नहीं जाता। तो अगर एक युवा किसी भी फील्ड में जाना चाहता है, खास करके अगर फौज के लिए जाना चाहता है, एंट्रेंस एग्जाम में जाना चाहता है, तो कम से कम 1 घंटा जनरल नॉलेज की तरफ डेलिब्रेट जरूर ध्यान दें। और फिजिकल एक्टिविटी तो मैंने आपको बताया। बहुत ही सही कहा सर आपने। तो सर ये बताएं कि जैसे फौज में भी होते अधिकारी से लेके जवान तक के रैंक होते हैं, तो जैसे जनरली जो जवानों की रेस रेस होती है, जैसे उनकी दौड़ होती है, तो क्या उस आज के डेट में सिर्फ दौड़ फिजिकल एक्टिविटी के बाद सिलेक्शन हो जाता है या इंट्रेंस होता ही है, या कुछ ऐसे प्रोफाइल हैं जहाँ पे इंट्रेंस नहीं होता? नहीं नहीं, एंट्रेंस तो होता ही है। एंट्रेंस में फौज में फिजिकल एक्टिविटी एक हिस्सा है, मेंटल एक्टिविटी और एजुकेशन और जनरल नॉलेज ये मेन हिस्सा है।
जो वॉरफेयर है, लड़ाई का जो तरीका है, आर्ट है, उसमें बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। ये इतना आसान चीज नहीं है। बेशक वो जवान से भर्ती होगा, हम्म। मगर उस जवान को भी काफी पढ़ाई करनी पड़ती है। उसको हर एक रैंक के लिए इम्तिहान देना पड़ता है। एक सिपाही लांस नायक बनने के लिए इम्तिहान देता है, लांस नायक से नायक बनने के लिए इम्तिहान देता है। तो हर एक स्टेज पे उसको लिखित पढ़त करनी ही पड़ेगी। ओके। तो इसलिए एंट्रेंस एग्जाम के दौरान, जैसे आपको पता है, जब सिपाही रिक्रूटमेंट होती है तो एंट्रेंस में फर्स्ट सबसे पहले फिजिकल उनको दौड़ाते हैं। 300 वैकेंसी है तो 3000 से अधिक लोग जो है आते हैं एक सेंटर में। कई बार 10,000 भी आते हैं। सिलेक्शन होनी है 300 की, तो उनको सबसे पहले फिजिकली फिटनेस में दौड़ाते हैं और शॉर्टलिस्ट करते हैं। फिर उसके बाद उनका मेडिकल करते हैं, क्योंकि फौज में अगर आप मेडिकली फिट नहीं है तो आप कहीं नहीं जा सकते। तो वो फिटनेस देख लेते हैं। अपने फिजिकली फिट हो गए, मेडिकली फिट हो गए, तो फिर आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम के बाद ही आपकी जो रिजल्ट निकलेगा, मेरिट बनेगी, मेरिट में आओगे तब आपकी सिलेक्शन होगी। ओके। तो ये जवान हो या अफसर हो, बहुत कठिन एंट्रेंस होता है, मगर जी। इतना कठिन भी नहीं है कि कोई कर ना सके। अगर आप ठान लो तो आपको मालूम है, कोई भी चीज अगर एक बार ये जी, इरादा पक्का हो जाए तो कोई भी चीज, नथिंग इज इम्पॉसिबल। बिल्कुल सही कहा। ये पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। सर तो जो जैसे आपने कोशिश कर लिया, जैसे आप जो महिलाओं की पहली बैच थी हमारी भारतीय सेना में, उसके इंस्ट्रक्टर रह चुके हैं। तो वो अनुभव कैसा रहा? क्योंकि पहली बैच थी, महिलाएँ जो एक हमारे भारतीय समाज का देखें तो थोड़ा-सा संकोची होती हैं, थोड़ा-सा मतलब वो पुरुषों की तरह नहीं होती हैं उतने एक्टिव, तो काफ़ी टफ रहा होगा आपके लिए वो मैनेज करना। आपने सही बोला, बट बहुत एक इंटरेस्टिंग अनुभव था, क्योंकि वो पहला बैच था और कभी किसी ने उनको ट्रेनिंग नहीं दी थी। उनका जो सिलेबस है वो इट हैड टू बी सेम। जेंटलमैन कैडेट्स के साथ लेडी कैडेट्स का जो है वो सिलेबस थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, मगर फर्क नहीं कर सकते। आफ्टर ऑल वो भी तो ऑफिसर बनने जा रही थी। तो शुरू शुरू में थोड़ा अजीब तो लगता ही है, मगर आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ये फर्स्ट बैच में खाली 25 लेडी कैडेट्स थी, ओनली 25 का बैच था। और ये भी बताना चाहूंगा कि ओटीए चेन्नई में ये ट्रेनिंग हुई थी उनकी, और मैं इंस्ट्रक्टर था ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में। जो नंबर 1 लेडी कैडेट थी, वो जब भागती थी तो जेंटलमैन कैडेट जो है वो कम से कम 500 मीटर पीछे होता था। द लेडी यूज्ड टू लीड। और इनका इंथुजियाज्म और इतना वो मोटिवेटेड लॉट मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। वॉव! इतना मोटिवेशन और एक प्रूफ करने का कि हम आप लोगों से कम नहीं है। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं आने दी। और आज मैं कह सकता हूँ बड़े गर्व के साथ कि मेरा जो बैच निकला है, नंबर 1 बैच, वो एक ऐतिहासिक बैच तो था ही, मगर इट वाज अ फैंटास्टिक बैच एंड आई एम प्राउड ऑफ ऑल 25 गर्ल्स। एंड सुपर, आज भी मैं उनके साथ, हर एक के साथ टच में हूँ। और वो सब अच्छा कर रही हैं। और सुपर उनके सर। हस्बैंड्स के साथ, सबके साथ मैं जी, टच में हूँ। जी, जी। हाँ, और इतना मोटिवेशन लेवल मैंने कम ही देखा। वॉव! और उन्होंने, उनमें कोई कमी नहीं। और जितनी आ रही हैं उनमें भी कोई कमी नहीं है। बहुत सही सर। तो सर जैसे आपके पास 4 वर्षों का संयुक्त राष्ट्र के साथ भी अनुभव है और इसमें से एक तो जब आप 9/11 हुआ तो आप न्यूयॉर्क में ही थे। तो उस घटना के बारे में थोड़ा-सा बताएँ? 9/11 जब हुआ तो जो वहां में देखने को मिला वो डिस्क्राइब करना थोड़ा मुश्किल। 9/11 न्यूयॉर्क सिटी, मतलब जैसे कि क्या बोलते हैं, डेथ के बाद जो इन्वायरमेंट होता है, जब आप एक क्रीमेशन ग्राउंड में जाओ तो एक स्मेल आती है, बॉडी जलने की एक स्मेल आती है। और वो स्मेल पूरे न्यूयॉर्क मैनहट्टन में थी।
साथ ही साथ जो ऐश, जितना बर्निंग के साथ पूरा हवा में था, सिक्योरिटी बहुत टाइट हो गई, लोगों के चेहरों पे शॉक, और साथ में एक जेंटलमैन था पगड़ी पहनने वाला, और मुझे देखकर उन्होंने कई बार कहा हियर कम्स एन अमेरिकन किलर, क्योंकि टर्बन पहनने वाले उनके लिए हमलावर थे। मगर क्योंकि मैं तो फौजी था, तो मुझे उन सब से असर नहीं हुआ, और हम तो मैनहट्टन की स्ट्रीट्स में छाती तान के चलते थे। बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट सुनाऊंगा आपको। जी। ट्रेन में बैठा था, मेट्रो में, उनकी जो लोकल मेट्रो ट्रेन होती है, साथ में आके जब मैं बैठा तो मेरे साथ वाले का पसीना छूटना शुरू हो गया, क्योंकि एक सरदार उनके बाजू में आके बैठ जाए, और 9/11, ये 13 तारीख की बात है, 11 तारीख को तो इवेंट ये हुआ, तो 13 तारीख की बात कर रहा हूँ, उसके पसीने छूटने शुरू हो गए। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आप लगता है आप डर गए? तो इसे हाँ, मैं घबरा गया हूँ। तो मैंने कहा आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं अब ना तो टेररिस्ट हूँ, मैं एक सिख हूँ, और जितना थोड़ा बहुत मुझे सिखिज्म के बारे में आता था मैंने पूरा उसको ज्ञान दिया कि हम कौन। जी तो जी ऐसे करके काफी इवेंट हुए मेरे जी। साथ। ट्रेन में बैठे हो तो कोई आके मारेगा, गाली निकालेगा, तो ऐसे सब बेचारे घबरा गए। और सिक्योरिटी बहुत टाइट, एक्सट्रीमली टाइट, इतनी सिक्योरिटी मैंने मतलब एक घबराए हुए देश में नहीं कभी देखी। बहुत ज्यादा घबरा गए थे ये लोग। और पहली बार ही मैनहट्टन में फौज देखी। पहले ओ, हम अमेरिका में अगर आपको फौज दिखाई देती है, अच्छा। फौज के बेसिस बहुत दूर दूर होते हैं, तो सिटीज में कोई फौजी दिखाई दे तो वो अजीब होता है। तो ये पहली बार ही मैंने देखा उधर की फौज भी डिप्लॉय हुई, नेशनल गार्ड सिक्योरिटी के लिए। और काफी घबराहट थी लोगों के बीच में, और काफी गुस्सा भी था। जो सिचुएशन से बिल्कुल सर। सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे कि जैसे आप इतने बड़े प्रोफाइल पे रह चुके हैं, एज़ ए मेजर जनरल रह चुके हैं, और आपके साथ बहुत सारे आपके, क्योंकि आपके एक-एक बच्चे जो भी आपके जवान से लेके आपके नीचे जो भी है, आपके लिए बच्चों के समान हैं। और बहुत सारी घटनाएँ बिल्कुल। होती हैं आप लोगों के साथ, बराबर होती रहती हैं, जैसे आप देख ही रहे हैं एलओसी पे और यहाँ। तो आप लोग इमोशन पे कंट्रोल कैसे करते हैं? युवा को कैसे बताएँगे इमोशन को कंट्रोल करना? इमोशन, पहले बात तो फौजी जो बेसिकली इमोशनलेस होता है, वन बुलेट वन किल, ठीक है, वन एक एक गोली मारनी है, अगर वो मिस हो गई तो गया। हुँ, तो वी आर वेरी वेरी फोकस्ड, और हमारी ट्रेनिंग, और हम खास करके एक्स एनडीए 16 17 17 18 साल की उम्र में हम जब एनडीए चले जाते हैं, मैं 1981 में एनडीए चला गया, 84 में तो पास आउट हुआ। तो 1981 से 4 साल की जो हम ट्रेनिंग करते हैं, उसके हम बाद कितने कमांडो कोर्स करते हैं, प्लाटून वेपन्स कोर्स करते हैं, तो ये सब करने के बाद हमारा माइंड कंडीशन हो जाता है। और एज अ लीडर अपने लड़कों को कंट्रोल करना, वो तभी कर सकते हो जब आप उनके साथ मिले हुए हो, आपसे रोजाना बात करते हो, आप उनसे मिल सकते हो, वो आपको चाहते हैं, एज अ दे लुक अप टू यू एज अ लीडर। जब डिस्कनेक्ट हो जाता है तब प्रॉब्लम आती है। जब लीडर और जो जवान के बीच में, कमांडर और जवान के बीच में डिस्कनेक्ट आता है, तो वो इमोशंस को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। आफ्टरऑल जो एक जवान होता है वो भी 16-17 साल से भर्ती होता है, इज अ यंग बॉय, इज अ वेरी यंग बॉय। तो वो उन बच्चों के जैसे, जैसे आपने बोला, तो उनको बच्चों के जैसे ही ट्रीट करना पड़ता है। और वो जब तक आपको बाप समान नहीं देखेंगे, हुँ। तो आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तो एक रिलेशन मेंटेन करना होता है तो दोनों के बीच में। कनेक्ट, हाँ, जो कनेक्ट है जवान के साथ, एक लीडर का, एक कमांडर का, वो हमेशा बने रहना चाहिए, बहुत और सही, वही सक्सेस। सुपर। जहां नहीं होता वहां गड़बड़ होती, गड़बड़ हो जाती है, बिल्कुल। सर कई ज बार होती। जी, आपने जैसे बात किया सर ज़बान की और इसकी, तो मुझे भी ध्यान आया कि आप कारगिल ऑपरेशन के पहले दिन से
जो कारगिल और अंतिम दिन तक जब तक रिव्यू उसका लिखा गया, तो ये अनुभव साझा करें कि वो क्योंकि बहुत ही 1999 में मतलब हम देशवासियों के लिए तो बहुत बड़ी घटना थी। इनफैक्ट आप लोगों के लिए तो चैलेंजेस, क्योंकि आपको क्या है कि इमोशन कंट्रोल करना है और उसपे हमें तो सिर्फ सुनना था, देखना था। आपको क्या सिचुएशन को हैंडल करना था। तो उसके बारे में बताएँ और क्या सीख मिली वो बताएँ, जिससे युवा हमारे ट्रेंड हो, मोटिवेट हो और उनको अनुभव हो कि कैसे उसको मैनेज करना है? देखिए, जब कारगिल ऑपरेशन विजय शुरू हुआ, तो पहले तो अ, हमें सब मालूम है कारण क्या है, मैं उनकी बातें नहीं करूँगा। कारण बेसिकली ये है कि हमारी जो उन ऊँचाइयों पे हम हर एक जगह को पकड़ नहीं सकते। इलाका ऐसा है, ज्योग्राफी ऐसी है। तो वो एरियाज़ में गैप, हमारी एक पोस्ट जहाँ पे है तो दूसरी पोस्ट कम से कम 3-4 किलोमीटर दूर है, क्योंकि वो इलाका ऐसा है। तो वो जो गैप्स हैं, उनका फ़ायदा पाकिस्तानियों ने उठाया था। तो पहाड़ ऊँचे 12, 13, 14 हज़ार फुट की ऊँचाई पर बर्फ वाला इलाका, तो ये थोड़ा कंट्रोल तो उस टाइम हमें मालूम नहीं चला। एनीवे, तो जिस दिन हमें पता चला तब से लेकर पहले तो शुरू में ये शक रहा कि कौन है, ये लोग कौन हैं जो देखे गए हैं ऊपर, जो फायरिंग कर रहे हैं। शुरू में तो आया कि ये शायद मुजाहिदीन होंगे, ये टेररिस्ट होंगे। मगर थोड़े दिन के बाद जब हमें पूरी खबर मिलती रही और जब हमारी फोटो रेकीज वगैरह चली, एयरफोर्स की फोटो हम लोग रेकी करते हैं, तो पता चला कि ये पूरे इलाके में फैले हुए हैं और हमें काफी कन्विंस हो गए कि ये पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं, ना कि टेररिस्ट। तो उस दिन के बाद फिर ऑपरेशन शुरू हुए और हमारा रोल, मैं तो दिल्ली में था, ग्राउंड में नहीं था। मगर दिल्ली में क्योंकि मेरा ये मेन चार्टर यही था ऑपरेशंस का, नदन कमांड, हमारे कमांड का ऑपरेशंस का, तो कारगिल जिसका एक हिस्सा था, तो ये मेरे जिम्मे था। सारी ब्रीफिंग्स जो कि कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी को ब्रीफिंग्स करनी, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, ये सारे अपने जितने भी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, ये सब हमारे ऑफिस रूम में आया करते थे। इनकी ब्रीफिंग हुआ करती थी तकरीबन, तो शुरू में रोजाना, फिर उसके बाद थोड़े दिन छोड़कर। साथ ही साथ हमारी जो प्रेस ब्रीफिंग्स हुआ करती थी, उन ब्रीफिंग्स के बारे में पूरे रिपोर्टर्स वगैरह सबको बताना, ये सब हमारा ही काम था। हम हर एक दिन, हर एक इवेंट को हम मॉनिटर करते थे क्लोजली दिल्ली में बैठकर। और दिल्ली में बैठकर हमें अपने जो लीडरशिप है उनका सोच विचार क्या है, उसकी दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने हमें करेक्ट डिसीजन दिए। बिल्कुल सही बताया गया कि आप जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ नहीं जाएंगे, आप पाकिस्तानी की टेरिटरी में नहीं जाएंगे, आप जो भी करेंगे आप अपनी टेरिटरी में करेंगे। तो जब हमने जो भी एक्टिविटी की, हमने पाकिस्तान की तरफ कोई एक्टिविटी नहीं की। जो भी एक्टिविटी, जो घुसपैठिए थे, जो कि पाकिस्तानी सोल्जर्स थे जो हमारे इलाके में आए थे, हमने उनके ऊपर ही एक्टिविटी की। तो ऐसे करके जब हम देखते हैं हमारी लीडरशिप के डिसीजंस, हमारी लीडरशिप उन दिनों अपने प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जसवंत सिंह, एल के अडवाणी जी, ये सब के जब उनको सुनने को मिला, तो अभी ये पूरा यकीन हुआ कि हमारी जो लीडरशिप है बहुत तगड़ी रही और तगड़ी है, और सोच विचार बड़ा तगड़ा है। तो इसके कारण से जो भी है, उन्होंने काफी सपोर्ट मिली और लड़ाई के दौरान हम लोग प्रोग्रेस करते रहे। मेरा मेजर हाईलाइट में जो कहूंगा था, जब सीज फायर टॉक्स हुए अटारी में, तो मैं भी उसमें शामिल था। और पाकिस्तान के जो जनरल्स थे वो कह रहे थे कि ये हमारा इलाका है, हम तो अपने इलाके में हैं, हम पाकिस्तान के इलाके में हैं, आप क्यों बोल रहे हैं कि ये इंडिया की तरफ है। तो तब हम एक मैप लेके गए, मैप में लाइन ऑफ कंट्रोल बताई कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल है एग्जैक्ट,
और आप लोग इधर इधर हो और आप लोग, आपकी फौज जो है हमारे इलाके में घुसी हुई है। तो ऐसे करके पर्सनली मुझे बड़ा तगड़ा अनुभव मिला। कई दिन हम सोए नहीं, दिन के टाइम थक जाते थे तो डेस्क के नीचे सो जाते थे हम। तो ऐसे करके काफी एक्सपीरियंस मिला इस बात का। फिर जब कारगिल रिव्यू कमेटी बैठी तो जितनी अमाउंट ऑफ डिटेल्स में वो गए, मैं उनको दाद देता हूँ, बहुत डिटेल्स में गए, हर एक चीज, छोटी छोटी चीज उन्होंने देखी और हमें बाद में अपनी रिपोर्ट दी। मुझे भी मौका मिला रिपोर्ट लिखने का, जो अपने ऑपरेशनल रिपोर्ट है कि कंडक्ट कैसे हुआ था। तो ऐसे करके इट इज एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। मैं आज अपने युवाओं पे यही बताना चाहूंगा कि जब देश के लिए जान देने के लिए हम सब तैयार हैं, तो हमें हर एक लेवल पे अपना पूरा जोर लगाना पड़ता है। फ्रंट में हो या हम पीछे बैठे हों, लड़ाई जो है एक साथ मिल के लड़नी पड़ती है, क्योंकि डायरेक्शंस जो ऊपर से जाती हैं वो नीचे में मैनिफेस्ट करती हैं और उनके ऊपर असर होता है। दिल्ली में बैठकर ग्राउंड के सोल्जर का वो पल्स जो है उसको याद रखना पड़ता है कि वो क्या, व्हाट इज ही गोइंग थ्रू। ये नहीं कि हम अपने दायरे में अलग में एसी एनवायरनमेंट में बैठ के कुछ करें ना। तो इसीलिए एक इन्फेंट्री सोल्जर होने के नाते, एक इन्फेंट्री ऑफिसर होने के नाते हमें मालूम होता है कि आगे क्या हो रहा है। वो बड़ा जरूरी है। तो जैसे मैं एक कॉर्पोरेट में बताऊंगा कि एक सीईओ है, जब तक उसको एक फैक्ट्री में क्या हो रहा है पता नहीं चलेगा, एक फैक्ट्री वाले जवान, फैक्ट्री का जो वर्कर है उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसका क्या कंडीशंस है, उसको मालूम नहीं होगी तो वो कैसे फंक्शन करेगा। he cannot be away from each other. So I think it was a wonderful experience, मैं कभी भूल नहीं सकता। तो कई हिस्ट्री बुक्स में मेरा नाम भी है, वाओ, कारगिल की वॉर। सुपर। और अच्छा है, लोग रिकग्नाइज करते हैं। बहुत जी भाग भाग के काम, सोए नहीं हम कई दिन। और जो फ्रंट में थे, फ्रंट लाइन में थे, उनका अनुभव तो अलग ही है। उन्होंने तो असली में गोलाबारी, फाइट किया, गोलाबारी हुई उनके ऊपर, उनका अनुभव अलग है। मेरा अनुभव जो है हेडक्वार्टर में बैठ के है और एट दी हाईएस्ट लेवल। जो हर एक लड़ाई के बाद एक ऑफिशियल अकाउंट भी निकलता है, तो ऑफिशियल अकाउंट भी निकलेगा कारगिल वॉर के ऊपर। उसको भी मैंने पूरा पढ़ा है, मुझे दिया गया था उसको देखने के लिए कि जो उसमें फैक्ट्स लिखे हैं वो सही हैं कि नहीं है। तो वी आर वेटिंग, जब वो अकाउंट निकलेगा और पब्लिक में आएगा तो उसे भी हमें देखने का मौका मिलेगा। वाओ, बिल्कुल सही कहा सर आपने। तो ये बताएं सर कि जो उस समय हुआ था, जैसे कारगिल युद्ध में जो हमारे हुए थे, तो आपने तो चलो आप बड़े प्रोफाइल पे थे, एक अधिकारी थे, तो आपने कंट्रोल कर लिया, लेकिन नीचे के लोगों को मोटिवेट कैसे किया, कि उनके लिए तो बहुत कठिन सिचुएशन थी। देखिए, जो नीचे के लोग हैं, मैं तो मेजर था, दिल्ली में था, मगर जो अपने नीचे के लोग होते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए उनके खुद के कमांडर्स रहते हैं। तो जैसे एक छोटी टुकड़ी होती है, एक कंपनी होती है, तो उसका कंपनी कमांडर है। अगर बटालियन है तो बटालियन कमांडर है, ब्रिगेड है तो ब्रिगेड कमांडर है। वो हम सब सोल्जर्स के बीच में मोटिवेशन तो रहती है, हम लोग मोटिवेट करते हैं। मोटिवेशन अपनी रेजिमेंट के नाम पे, अपनी देश के नाम पे हर एक जवान जो है, हिंदुस्तान की फौज का जवान अपनी जान देने को तैयार है। और ये ही एक हमारी सिंगुलर खूबी है इंडियन आर्मी की, कि जब आती है, नौबत आती है, तो वो कभी हारता नहीं। आपने अभी देखा हो कि जेवलिन थ्रो भी एंड में फौज को बुलाया गया एक गोल्ड लाने के लिए। तो जेवलिन थ्रो करके दीपक अपना नीरज ने जी, नीरज एक चोपड़ा, गोल्ड नीरज चोपड़ा, बिल्कुल। ने गोल्ड हासिल किया, तो आखिर में फौज ही आ गई गोल्ड लेने के लिए। तो हर वो एक जवान अपनी वो जान तो देने। है सर, हमारे देश की जब भी जरूरत होती है तो बोलते हैं ना, बेसिक जो ओरिजिनल हीरो आप लोग ही हो, जो ओरिजिनल हीरो हो वो आप लोग ही हो। जो हीरो लोग कहते हैं समाज में, वो इंटरटेनर है हमारे लिए।
तो ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, ये बिल्कुल इन्हें एंटरटेनर ही कहना चाहिए। जी। और अपने जवान बहुत अच्छे, अपना जो इंडिया की जो प्राइड है, वो हमारा एक इंडियन आर्मी का सोल्जर है, कभी थकता नहीं है वो। आप उनके साथ चल के देखो, आपको महसूस होगा कि कितना दम है। और उस टाइम वो अपनी जान की खबर, उसकी चिंता नहीं करता, जान देता है। तो हम लोग असली में जो हीरोज हैं, हमारे जवान हैं, हमारे यंग ऑफिसर्स हैं, जो आगे बढ़ के काम करते हैं। और इससे ज्यादा मेरा ख्याल, उस टाइम हमारे को उस टाइम पे अपनी फैमिली वगैरह का ख्याल नहीं आता है। हमें ख्याल आता है अपनी पलटन का, अपनी इज्जत का। मैं क्या करूं, क्या करेक्ट है वो करूंगा। उस टाइम कोई फैमिली शैमिली नहीं देखता। फैमिली परिवार वगैरह तो बाद में, भाई साइन अप किया है, कसम खाई है, जान देने की कसम खाई है अपने देश के लिए, वो कसम को कौन भूल सकता है। जी, देश तो सर्वोपरि सारे आप लोग। जवान बिल्कुल, मोटिवेटेड रहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। फौज की नौकरी है, मजा आता है करने में। जी। सर जैसे आपने अभी नीरज चोपड़ा जी का नाम लिया, तो मुझे याद आया कि 2007 में जो हैदराबाद में हुई थी विश्व खेल, उसके आप उससे भी जुड़े हुए रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ कि कैसे आपने उनको मैनेज किया? ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग मौका, मुझे तजुर्बा मिला कि आई वाज लकी फॉर्चुनेट। मैं कमांडिंग ऑफिसर था एक बटालियन का, अपनी बटालियन का, और हम लोग हैदराबाद में थे। और मुझे हमारी यूनिट को जिम्मेवारी दी गई 2 गेम्स विलेजेस इस्टेब्लिश करने के लिए, जहाँ में एथलीट्स कम से कम, मेरे दोनों गेम्स विलेजेस में मिला के अराउंड 1000 एथलीट्स थे, प्लेयर्स थे। उनको अकोमोडेट करना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ, उनको रहना, उनका खाना पीना, उनका ट्रांसपोर्टेशन, उनका एडमिनिस्ट्रेशन सारा देखना। साथ ही साथ मुझे जिम्मेवारी थी रेसलिंग की। तो हैदराबाद में बहुत फैसिलिटीज हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट जो है, स्टेट स्पोर्ट्स बोर्ड, उनकी तरफ से काफी फैसिलिटीज हैं। तो वो एक आइडियल जगह थी जहाँ पे ये मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स हुई। तो मुझे लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम जो हैदराबाद का है, उसके अंदर रेसलिंग कंडक्ट करने का मौका मिला। और उससे पहले कभी हमने रेसलिंग देखी नहीं थी, मगर रेसलिंग अभी हम उसको कर पाए, काफी अच्छे से किया। अब बड़ा इंटरेस्टिंग तजुर्बा रहा। छोटी छोटी चीजें, बहुत डिटेल्स में जाना पड़ता है। नेशनल एंथम, पूरे पूरे विश्व के नेशनल एंथम होने जरूरी है, वंस झंडे होने जरूरी हैं, उनको ठीक टाइम पे पानी मिलना चाहिए, उनको ठीक टाइम पे खाना मिलना चाहिए, उनकी ट्रांसपोर्टेशन, उनका कंडक्ट, जजेस का कंडक्ट, ज्यूरी, मतलब एंडलेस। तो काफी अच्छा तजुर्बा रहा। और इनके साथ पूरे विश्व के जितने भी खिलाड़ी जो हमारे साथ रह रहे थे, उनके साथ मिलने का, मेल मिलाप करने का मौका मिला। और बेस्ट है कि वो काफी खुश गए, और हमें वो काफी प्रेज करके गए कि हमारी फैसिलिटीज बहुत अच्छी है, हमने काफी उनका देखभाल किया। और सुपर। खुशी के साथ, दैट वाज मोर इम्पोर्टेंट। और काफी दोस्त बने। आपस में कंट्रीज जब मिलती हैं तो फ्रेंड्स बनते हैं। जी, तो काफी दोस्ती मिलने को एक्सीलेंट, काफी अच्छा था। एक्सीलेंट सर। सर ये बताएँ कि जैसे हमारे युवाओं को जो फ़ौज में नहीं हैं, जो नए युवा हैं, उन्हें ये पता नहीं होता है कि जैसे जवान से लेके आप मेजर जनरल हैं, तो इसमें रैंकिंग कैसे होती है? थोड़ा-सा रैंकिंग के बारे में बता देते हैं। ऑफिसर्स की कैटेगरी आपको पता है, ये 3 कैटेगरीज होती है। That is, एक होता है ऑफिसर्स की कैटेगरी, एक होता है जूनियर कमीशन ऑफिसर्स की कैटेगरी, जिन्हें जेसीओस कहते हैं, और एक कैटेगरी होती है अदर रैंक्स। अदर रैंक, अभी मैं आपको रैंक स्ट्रक्चर बताता हूँ। जी, सबसे छोटा रैंक जो है सिपाही का, जो हम सबको मालूम है, सिपाही जवान जो है वो एक सिपाही।
सिपाही के बाद वो एक फीती लगाता है अपने कंधे पे, देखा होगा आप लोगों ने, एक फीती लगाए, वो लांस नायक। दो फीती वाला कॉर्पोरल, जो कॉर्पोरल बोलते हैं एयरफोर्स में, हमारे फौज में आर्मी में नायक बोलते हैं, नायक। तीन फीती वाले को हवलदार बोलते हैं, हवलदार, हवलदार जी को तीन फीती वाला होगा जी। हवलदार के बाद कुछ अपॉइंटमेंट्स मिलती हैं, हवलदार मेजर, कंपनी हवलदार मेजर, तो वो एक तीन फीती के ऊपर एक अशोका लगाता है, तो वो हवलदार मेजर बन जाता है। हवलदार तक जो है वो अदर रैंक्स में शामिल होते हैं, अदर रैंक्स, जी। ओआर, जैसे ओआर बोलते हैं, अदर रैंक्स। जो जो और उनको जब फीती लगनी शुरू हो जाती है तो उन्हें एनसीओ भी बोला जाता है, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर। ओके। नॉन कमीशन्ड ऑफिसर, कमीशन्ड ऑफिसर नहीं है। इसकी इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, आपको मालूम होना चाहिए। कमीशन्ड ऑफिसर जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको कमीशन करता है। मेरे पास अभी सर्टिफिकेट है प्रेसिडेंट का साइन किया हुआ, दैट यू हैव बीन कमीशन्ड एज एन ऑफिसर। ओके। तो जो नॉन कमीशन्ड होते हैं उनके पास वो सर्टिफिकेट नहीं होता, प्रेसिडेंट का कमीशन नहीं होता। ओके। और जो हवलदार होता है फिर वो एग्जाम वगैरह पास करके, इंटरव्यू एग्जाम सब कुछ पास करने के बाद और उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे उसे जेसीओ बनाया जाता है। तो सबसे पहला रैंक जेसीओ में नायब सूबेदार होता है। ओके। जो देखा होगा फीती, और एक फीती होती है यहाँ पे और ऊपर में एक स्टार होता है, जी। जैसे अपने एएसआई वगैरह नहीं होते जी पुलिस जी के। जी जी, पुलिस में होते हैं जी। हाँ, तो एक लाल फीती लगी रहती है और ऊपर में एक स्टार होता है, तो वो जी। नायब सूबेदार होता है। ओके। फीती और दो स्टार सूबेदार होता है। और एक अशोका जो लगाता है, फीती और अशोका, वो सूबेदार मेजर होता है। ओके। तो ये जेसीओ रैंक। अच्छा। और जेसीओ रैंक जो है वो पहले आपको अदर रैंक ओआर बनना पड़ेगा, सिपाही बनना पड़ेगा, तो सिपाही से आप ग्रो करके जेसीओ रैंक तक पहुंचते हैं। ओके। इम्तिहान पास किए, परफॉर्मेंस के बेसिस पर, फिजिकल फिटनेस के बेसिस पर, टेस्ट के बेसिस पर आप सूबेदार मेजर बन। कई सूबेदार को प्रेसिडेंट की तरफ से ऑनररी रैंक दिया जाता है, ओके। ऑनररी लेफ्टिनेंट, ऑनररी कैप्टन। मतलब आपने बहुत अच्छा सलाह, आपको शाबाशी दी, आपने बहुत अच्छा काम किया, तो आपको ऑनररी रैंक दिया जाता है। ओके। तो होते सूबेदार मेजर हैं मगर उनको ऑनररी रैंक दिया जाता है। अच्छा। तो यहाँ तक तो ये जर्नी, एक सिपाही जो है अपनी लाइफ टाइम में एक ऑनररी कैप्टन तक पहुंच सकता है। पहुंच सकता है, बिल्कुल। एक सिपाही जो है ऑनररी कैप्टन तक पहुंच सकता है, सूबेदार मेजर और फिर ऑनररी रैंक लेके ऑनररी कैप्टन तक। जो जेसीओ रैंक होता है वो जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, वो कमीशन्ड ऑफिसर है, समझ आ गया? उस पे भी आपको प्रेसिडेंट की कमीशन है। जी जी। जो ऑफिसर कार्डर है, हम लोग जो एनडीए से फिर आईएमए चले गए, या ओटीए चेन्नई से कमीशन हुए, या ओटीए गया से कमीशन हुए, तो ऐसी वेरियस स्कीम्स से हम कमीशन होते हैं। तो जो कमीशन्ड ऑफिसर होता है वो लेफ्टिनेंट से शुरू करता है, 2 स्टार लगाता है, 2 स्टार के बाद वो कैप्टन बनता है, 2 साल के बाद वो कैप्टन बनता है, 3 स्टार लगाता है कैप्टन। फिर जो खाली एक अशोका पहनता है वो मेजर बनता है। फिर उसके बाद मेजर और एक स्टार लेफ्टिनेंट कर्नल, अशोका और 2 स्टार कर्नल, अशोका और 3 स्टार ब्रिगेडियर। ब्रिगेडियर के बाद अब मेजर जनरल बनता है। मेजर जनरल जो है एक बेटन और एक स्वॉर्ड, आपने देखा होगा कैंची के जैसे ये कैंची की तरह दिखाई होता देता है। जी जी है जी। शोल्डर पे। मेरी फोटो भी देखोगे तो आपको लगेगा। वो जी। एक बेटन होता है, बेटन, और एक
तलवार होती है, स्वॉर्ड होता है, और उसके ऊपर सिंगल स्टार, वो मेजर जनरल का होता है। वाओ। मेजर जनरल के बाद आ गया लेफ्टिनेंट जनरल। लेफ्टिनेंट जनरल एक अशोका, और वो तलवार और बेटन वो पहनता है। और जो चीफ है हमारे, वो एक अशोका, एक स्टार, और वो क्रॉस स्वॉर्ड वो पहनता है। तो ऑफिसर्स जो हो गए लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल। जनरल। हाँ, ये हो गया हमारे। तो काफी ये जर्नी जो है, कई लोग सिपाही भर्ती होते हैं। सिपाही भर्ती होने के बाद उनको ऑप्शन दी जाती है कि आप इम्तिहान दें और एसीसी में जाएं, आर्मी कैडेट कॉलेज में जाएं। ओके। तो आप सपोजिंग आप भर्ती हो गए सिपाही, आपने नौकरी कर ली 4 साल, आप इम्तिहान बैठेंगे, इम्तिहान पास करेंगे, एसएसबी पास करेंगे, आपको आर्मी कैडेट कॉलेज में भेज दिया जाएगा। जैसे हमारा एनडीए है, उनका आर्मी कैडेट कॉलेज है, वहां से फिर वो ऑफिसर बन सकते हैं। वाओ, अगर वो एग्जाम निकाल लेते हैं तो। हाँ, तो एक सिपाही भी ऑफिसर बन सकता है, प्रोवाइडेड वो एसीसी का एग्जाम पास करे। तो क्या जितने सिपाही आते हैं सभी को एसीसी का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होते हैं या कुछ खास ऐसे होते हैं सिपाही? 12th पास एंट्रेंस जो है, जो नॉर्मल एक सिपाही है उसकी एंट्रेंस 10th के बाद होती है। अच्छा, और एसीसी जो है कई उसमें 12th पास कई चाहिए। होते हैं, हाँ, तो एसीसी कई होते हैं 10th। फौज के दौरान उनको मौका दिया जाता है 11th करने का, 12th करने का, ओके। वो भी मौका दिया जाता है, तो दे कैन स्टडी ऑल्सो। कई जो 10th पास आते हैं वो 11वीं भी करते हैं, 12वीं भी करते हैं, फिर एसीसी के लिए बैठते हैं और फिर क्वालिफाई भी हो जाते हैं। वाओ, तो अपॉर्चुनिटी ये कम कोई नहीं कमी। होती, ये नहीं कि आप सिपाही में चले गए और आप आगे नहीं प्रोग्रेस कर सकते। तो प्रोग्रेस करने की, और आज के जमाने में आज की पॉलिसी के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट किया जाता है सिपाहियों को, जवानों को जो पढ़े लिखे हैं, कि आप ये एग्जाम दीजिए और ऑफिसर बनिए। क्यों? क्योंकि ये अपने साथ जब ऑफिसर बनेंगे तो तजुर्बा लेके आएंगे ग्राउंड लेवल का। ग्राउंड लेवल का है, बिल्कुल। तो ये जो है ये एंट्री भी है, और काफी मतलब हर एवरी ईयर आई थिंक अबाउट 300 to 400, एवरी बैच हैज 300 कैडेट्स जो सुपर, बनते हैं पूरी फौज में। हाँ, तो बहुत बढ़िया। उनको मौका दिया जाता है। इनकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, लोगों को पता नहीं है। जैसे मैं खुद अगर बात करूं तो हमें पता नहीं, मैं तो अगर सिपाही ज्वाइन कर लिया फिर वो 18 साल के बाद रिटायर होकर चले आओ घर। लेकिन जैसे आप नहीं नहीं, बता रहे हैं बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। बहुत अपॉर्चुनिटीज। अभी आप जैसे देख रहे हैं कि ये नीरज चोपड़ा जो है डायरेक्ट जेसीओ एंट्री है। हम्म। इफ यू आर एथलीट, जिस दिन आप सिपाही हैं, आप एथलीट हैं, आपने नेशनल खेल लिया, नेशनल खेल लिया कोई भी स्पोर्ट में, यू विल बी मेड हवलदार स्ट्रेट। अच्छा। अच्छा। ठीक है, जी। आपने इंटरनेशनल खेल लिया, यू विल बी मेड सूबेदार, नायब सूबेदार। ओके। यू अंडरस्टैंड? सो यस। देयर आर इंसेंटिव्स फॉर स्पोर्ट्स पीपल। जैसे नीरज चोपड़ा वाज अ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एज अ जेसीओ बिकॉज ही वाज अ इंटरनेशनल एथलीट। स्पोर्ट्स कोटा में उसको अब्सॉर्ब किया गया और उसको फौज में भर्ती कर लिया गया। हमारे यहाँ आर्मी एजुकेशन कोर है, एजुकेशन कोर। हम्म। आर्मी एजुकेशन कोर में जो एमए किए हुए छात्र होते हैं उनको डायरेक्ट किया जाता है एमए ओके। के बाद, ओके। एंड दे आर मेड हवलदार स्ट्रेट अवे। अच्छा। दे आर टेकन बिकॉज दे आर पढ़ा लिखा, एमए कर रखी है, उनको हवलदार एंट्री डायरेक्ट मिलती है, और वो हवलदार से शुरू होते हैं। वो सिपाही से शुरू नहीं होते, वो हवलदार से शुरू होते हैं। एक और एंट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है। हम्म। हर एक यूनिट में स्ट्रेंथ नंबर्स के मुताबिक
या तो पंडित जी होता है, या मौलवी होता है, या ग्रंथी होता है, या पादरी होता है। मैं असम रेजिमेंट का हूँ। मेरी रेजिमेंट में या तो क्रिश्चियंस हैं या हिंदूज हैं ज्यादातर। तो हमारे यहाँ हर एक पलटन में एक पंडित जी होते हैं और एक पादरी होते हैं। ओके। तो वो सब ग्रेजुएट होते हैं और उन्होंने वो जो क्या बोलते हैं कोर्सेज होते हैं, जो मतलब क्वालिफिकेशन, रिलीजियस क्वालिफिकेशन वो करनी होती है। वो अगर उन्होंने कर रखी है तो वो डायरेक्टली जेसीओ रिक्रूट होते अच्छा। हैं। हाँ, तो एक सो यू कैन गेट एनरोल्ड एज अ पंडित जी, रिलीजियस, उनको रिलीजियस टीचर बोला जाता है, आरटी, ओके। जेसीओ आरटी, ब्रैकेट्स में आरटी, रिलीजियस टीचर। रिलीजियस टीचर्स। ओके। तो देयर आर लॉट ऑफ एंट्रीज, टेक्निकल एंट्रीज, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए जो टेक्निकल हमारी फील्ड है, जैसे इलेक्ट्रिकल, जैसे इंजीनियर्स हैं, एयर डिफेंस में है या आर्मर्ड में है, वो स्पेसिफिक जो टेक्निकल डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनके लिए एज की रिलैक्सेशन भी है और रिक्रूटमेंट की रिलैक्सेशन भी है। तो अगर आप जाओ तो आई थिंक 13 कैटेगरीज, अलग अलग कैटेगरीज, उनकी उनकी एज की वेरिएशन है और साथ में क्वालिफिकेशन की वेरिएशन है। तो स्कोप बहुत है। आपको थोड़ा सा उसको जैसे छात्र हैं हमारे, उनको ध्यान से पढ़ के कि मैं किस कैटेगरी में फिट आता हूँ। जानना चाहता हूँ। हाँ। जरूरी नहीं है मुझे सिपाही बनना है, एक एक नॉर्मल सिपाही बनना है। मुझे अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से अप्लाई करना चाहिए, एज के हिसाब से और क्वालिफिकेशन के हिसाब से अप्लाई करना चाहिए। तो देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बिल्कुल सही। टेक्निकल अपॉर्चुनिटीज। बिल्कुल सही कहा सर आपने, बहुत सारे अपने अपॉर्चुनिटीज हैं। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, उनके लिए रिटन एग्जाम नहीं होता। ओके। एज एन ऑफिसर बनने के लिए उनको रिटन एग्जाम नहीं देना पड़ता। वो डायरेक्टली खाली अपना अप्लाई करते हैं और एसएसबी के लिए जाते हैं। थर्ड ईयर में, फाइनल ईयर में, थर्ड ईयर में अप्लाई कर सकते हैं। ओके। थर्ड ईयर में अप्लाई करेंगे, एसएसबी के इंटरव्यू देंगे, मेरिट में आते हैं, एंड दे स्ट्रेट अवे गेट कमीशन। दे गो टू द एकेडमी, एकेडमी जाते हैं और उन्हें दो साल की एंटीडेट सीनियरिटी भी मिलती है। जो टेक्निकल एंट्रीज होती हैं, टेक्निकल ग्रेजुएट्स होते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं, जी। उनको सीनियरिटी भी मिलती है। वाओ। तो थोड़ा सा अपनी अप्रोच ठीक रखें और थोड़ा सा साइंटिफिकली उसको पढ़ें और अप्लाई करें तो एंडलेस अपॉर्चुनिटीज। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा सर आपने। सर एक बात बताएँ कि जैसे आपने इतने सारे प्रोफाइल्स हैं, मुझे खुद नहीं पता था टू बी फ्रैंक, मैं आपसे ही सीखा अभी। तो लोगों को नहीं पता है समाज के अंदर जो जो आपसे जुड़े हुए हैं उनको पता है, लेकिन जो ना जुड़े हुए हैं उनको नहीं पता है। तो गवर्नमेंट क्या कुछ एजुकेट करने के लिए कुछ करती है जो आम जनता को ये पता हो कि ये प्रोफाइल्स होते हैं? एक ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या इसके साथ ही, क्या आपका मानना है कि हमारे देश के सभी नागरिक को, जो युवा हैं, उनको कुछ दिन के लिए इस तरह के जो भी हमारे संस्थान है, एयर फोर्स हो गए, आर्मी हो गया, नेवी हो गया, इसमें काम करना चाहिए? आपकी क्या राय है सर? आपने दो सवाल पूछे, एक तो अवेयरनेस का और दूसरा कंपल्सरी सर्विस का। अवेयरनेस का मैं आपसे मानता हूं कि अवेयरनेस इतनी अपनी जागृति है नहीं लोगों में, उनको अवेयर नहीं है कि क्या क्या स्ट्रीम्स हैं। मगर जो हमारे रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आर्मी की हो, नेवी की हो, एयरफोर्स की हो, ये काफी एलैबोरेट है। हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल तक है रिक्रूटमेंट। तो ये अगर हम लोग अपने नेट पे जाएं, क्योंकि आजकल तो सब कुछ नेट पे, अप्लाई भी नेट पे करना पड़ता है, एग्जाम भी नेट पे होता है। तो अगर आप अपने आप को सर्च भी करेंगे कि मुझे कैसे करना है तो मिल जाएगी इंफॉर्मेशन। और नहीं तो नियरेस्ट कोई रिक्रूटिंग ऑफिस अपने जो डिस्ट्रिक्ट में या एटलीस्ट मेजर सिटीज में जो रिक्रूटिंग ऑफिसेज हैं वहां में जाइए एंड पता करें कि मुझे क्या क्या
I want to join the army, what do I do? वो आपको पूरा गाइड करें. That is one. And I do understand के awareness कम. Second, compulsory service. हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश और हमारी पॉपुलेशन जो युवा की पॉपुलेशन है वो हमारी एक स्ट्रेंथ है. हिंदुस्तान की क्या खूबी क्या है? अपना यूथ. और क्यों? क्योंकि हमारा यूथ जो है यूथ बल्ज काफी हाई है. हमारे यूथ ये यूथ पॉपुलेशन है काफी हाई है. आई थिंक इट इज नॉट पॉसिबल कि हर एक आदमी जो है उसको कंपल्सरी सर्विस कराई जाए 1 साल 2 साल. सुनने में आया था कि बीच में कंपल्सरी सर्विस होगी. जिसने अगर पैरामिलिट्री फोर्स में भी जाना है तो वो थोड़ी बहुत सर्विस फौज में करके फिर जाएगा. तो ऐसे करके स्कीम्स सोच विचार तो है. जो भी होगा और जो भी जाएगा उसके लिए बहुत अच्छा है. क्यों? वो 1 साल रहे 2 साल रहे जितनी भी सरकार मतलब बिकॉज दिस इज अ गवर्नमेंट डिसीजन. जो भी होगा वो इंडिया के लिए अच्छा होगा. वो इंडिविजुअल के लिए तो अच्छा होगा ही. तो इट्स अ वेरी गुड थिंग अगर इफ पीपल आर टोल्ड कि भाई तुम थोड़ी बहुत फौज में नौकरी करो और फिर आगे बढ़ो. क्योंकि थोड़ा डिसिप्लिन आ जाता है. आदत सी पड़ जाती है भागने की सुबह. अगर सुबह उठो नहीं तो आलस आता है. तो ऐसे करके यू गेट मोटिवेटेड एंड चाल ढाल सही हो जाता. बिल्कुल, क्योंकि हाँ डिसिप्लिन आते हैं, टाइम मैनेजमेंट उनको पता होता है तो वो अपने टाइम को सही से मैनेज कर पाते हैं जो जरूरी है. सर आपने बहुत समय दिया और इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद. एक बात बताएं कि बोलते हैं सोल्जर इज ऑलवेज अ सोल्जर. तो जैसे आप 28 फरवरी 2021 को रिटायर कर चुके हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तो अब क्या कर रहे हैं? गुड क्वेश्चन. सोल्जर इज ऑलवेज अ सोल्जर. और मेरे जैसे तो जब मैं पैदा हुआ तो हमारे फादर जो है सेम रेजिमेंट के हैं जी. वो सेंटर में पोस्टेड थे. जो हमारे जहाँ में ट्रेनिंग होती है वहां में पोस्टेड थे. तो मैं पैदा सेंटर में हुआ और अपनी रेजिमेंट का सबसे ऊंचा जो अपॉइंटमेंट होती है कर्नल ऑफ द रेजिमेंट वो बन के रिटायर हुआ. तो 58 इयर्स तो मेरे असम रेजिमेंट में ही हो गए बचपन से लेकर लास्ट दिन तक. तो सोल्जर विल ऑलवेज रिमेन अ सोल्जर. तो मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, सैर वैर जरूर करता हूँ. और अभी थोड़ा सेटलिंग डाउन पीरियड है. अभी 6 महीने भी नहीं हुए तो थोड़ा सेटल हो रहे हैं और उसके बाद कुछ ना कुछ करेंगे. एंड मैंने किताब एक लिखी है और किताब इज अवेलेबल इन द मार्केट. सुपर. बड़ा इंटरेस्टिंग है वो किताब. एंड ऑफ कोर्स आपके जैसे भाई बुला लेते हैं हमें बोलने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए, यूथ को मोटिवेट करने के लिए. Yes, I am very much interested in whatever is happening around the world because Pakistan, Afghanistan, China, Myanmar, Bangladesh, नेपाल, भूटान ये हमारा कोर एरिया ऑफ कंसर्न है और इसमें मैं काफी इंटीमेटली जुड़ा रहा हूँ थ्रू आउट माई सर्विस. तो आई थिंक आई विल टॉक अबाउट जियोपॉलिटिक्स एंड ऑल्सो लीडरशिप. मैंने एक लीडरशिप सीरीज शुरू कर रखी है लिंक्डइन में, आपने देखा होगा जी कि वो मेरी पोस्ट आती हैं. तो इंशाल्लाह एक दिन एक लीडरशिप एकेडमी खोलूंगा. वाव. where I will train the youth to become future leaders. ये एक अच्छा स्टेप होगा. जो भी इंडिविजुअल जिनको मौका मिलेगा आई थिंक उनके लिए, खुद के लिए और देश के लिए भी अच्छा होगा. बहुत सही सर, बहुत ही सही कहा. सर आपने बहुत समय दिया, मैंने आपका बहुत कीमती समय लिया. तो ये आप सबसे लास्ट में जो हमारे युवा के लिए हैं, इनके लिए आप अंतिम शब्द के रूप में क्या कहना चाहेंगे, जो क्लोजिंग कमेंट कहें तो? मैं कहूंगा कि कभी हार न माने. हिंदुस्तान का जो यूथ है दूसरों के निर्भर, क्योंकि मैंने तकरीबन पूरी दुनिया में अभी रह चुका हूँ, पूरा वर्ल्ड ट्रैवल कर लिया है. कोई अमेरिका हो या यूरोप हो या
साउथ ईस्ट एशिया हो, साउथ एशिया हो, तकरीबन अबाउट 25 कंट्रीज तो मैं विजिट कर चुका हूँ ऑफिशियली। और 4 साल तो यूएन के साथ रह चुका हूँ और भूटान में नौकरी की है, कई जगह ऑफिशियली जा चुका हूँ। गॉड हैज बीन काइंड, मैंने बहुत कंट्रीज देखी हैं और काफी लोगों के साथ, बाहर के लोगों के साथ इंटरेक्ट किया। और मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लोग हिंदुस्तानी जो है, हम लोग बहुत सुपीरियर, हमारा दिमाग, ये कोई भी हो, यूरोपियन हो, अमेरिकन हो या ऑस्ट्रेलियन हो या कुछ भी कह लो, हमारा दिमाग जो है लोगों से बहुत बहुत आगे। हम लोग बहुत स्मार्ट हैं, हम लोग बहुत तेज हैं, हम लोग बहुत नॉलेजेबल हैं और हमारा कंट्री जो है एक बहुत बड़ा देश है और बहुत एडवांस्ड कंट्री है। तो हमें अपने देश के ऊपर गर्व होना चाहिए, हमें अपने ऊपर गर्व होना चाहिए और हमें दूसरों की चमड़ी देख के नहीं बात करनी चाहिए। अपने 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 बल पे, अपने दम पे, अपनी नॉलेज के ऊपर हमें बात करनी चाहिए और अपने आप को कभी किसी चीज में कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हम लोग वाकई में ही दुनिया से बहुत आगे हैं। और जो इरादा तान लेते हैं उसको पूरा कीजिए, लगे रहो। और हमारे असम रेजिमेंट में हमारी जो सैल्यूटेशन है, वो सैल्यूटेशन है तगड़ा रहो, हमेशा तगड़ा और खींचते जाओ। जी सर। किसी में हम कमी नहीं है और जो हम कर सकते हैं वो दुनिया नहीं कर सकती। वाह, बिल्कुल सही कहा सर आपने, बिल्कुल सही कहा। और मुझे लग रहा है मेरे ये सारे एपिसोड्स में पहला एपिसोड है जिसमें इतने समय तक हमने डिस्कस किया और लग रहा है कि बातें कुछ हुई ही नहीं, क्योंकि आपके पास, सर के पास जो अनुभव है, जो आप शेयर कर रहे हैं, मुझे लगता है दिनों दिन अगर बात करते रहे तो दिन भी कम पड़ जाएंगे। तो लेकिन बहुत ही अच्छा सर, आपने बहुत ही सही चीजें बताएं हमारे युवाओं के लिए कि कैसे करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि आपने स्ट्रक्चर बताया, जो बैंड स्ट्रक्चर 3 तरह के, उसमें युवा आप जान सकते हैं कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कितना उनके, ये उनके ऊपर है, ये उनके इच्छा शक्ति के ऊपर है, उनके मेहनत के ऊपर है। लेकिन ये अपॉर्चुनिटीज हैं, गवर्नमेंट दे रही है, जो फोर्सेज हैं ये दे रही हैं सभी के लिए, बहुत ही अच्छी बात है। और सर, टॉक शो विद सोम की तरफ से आपको विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, क्योंकि आपने कुछ प्लान कर रखा है रिटायरमेंट के बाद। तो हम चाह रहे हैं कि आप सक्सेस करें और मैं तहे दिल से आपका अभिनंदन करता हूं कि आप हमारे शो में आए, अपने अनुभव को साझा किए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। जय हिंद सर।